All right, so we'll start with next question. तो क्वेश्चन में बोला है आपको टोटल चार्ज Q is broken into two parts Q1 and Q2 and they are placed at a distance of r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when. तो हमारे पास एक चार्ज है, let's say we have a charge capital Q. इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया Q1 and Q2 and they are placed at a distance of r. ओके, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा का यस क्यू, क्योंकि अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव था, आपने दो पार्ट्स कर दिए तो दोनों पार्ट्स पॉजिटिव ही होने वाले हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज ट्रू. सो आई विल टेल यू टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. एक जो ट्रेडिशनल मेथड है यूजिंग फॉर्मूलाज एंड ऑल, एंड अदर विल बी जस्ट बाय लॉजिक. ओके, तो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, क्योंकि टोटल चार्ज Q को ही हमने स्प्लिट किया था. तो मैं लिख सकता हूं यहां से Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1. Therefore, force F will become K Q1 Q minus Q1 by R square. अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए. First of all, there are two things that you need to know. First, look at this formula. इस फॉर्मूले में क्या क्या कांस्टेंट है? K कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने चार्ज को स्प्लिट करने के बाद सेम डिस्टेंस पे रख दिया, R डिस्टेंस पे. कैपिटल Q टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सिर्फ Q1 है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल इज Q1 एंड ऑल अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट हियर. अब और एक चीज है मैथ्स का बेसिक्स यू शुड नो. फॉर एग्जांपल, इफ आई प्लॉट एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, अगेंस्ट लेट अस से r, डिस्टेंस r. मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा है, राइट? या फिर हमारा जो फंक्शन है इट इज समथिंग लाइक दिस. तो एज यू कैन सी, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फोर्स अगर हम पहला फंक्शन ले रहे हैं, तो पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम फोर्स अगर हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं. तो बेसिकली ऐसा है यहाँ पे कि Q पॉइंट पे मतलब मिनिमम फोर्स की वैल्यू पे, या फिर P पॉइंट पे मतलब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पे डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब स्लोप जीरो होगा, इसकी डेरिवेटिव जीरो होगा, तो स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव. तो यू ऑलरेडी नो एट पॉइंट P और एट पॉइंट Q डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू r, राइट? करेक्ट. अब r की जगह पे आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चार्ज भी ले सकते हो. क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस को फिक्स रखा है, हम वेरी जो चार्ज कर रहे हैं ना. एज आई टोल्ड यू कि टोटल चार्ज जो था वो कांस्टेंट है, क्योंकि 10 कूलम है तो 10 कूलम ही रहेगा. फिर मेरी इच्छा, मैं Q1 को 1 कूलम रखूं, इसको 9 रख सकता हूं, इसको 2 ले सकता हूं, इसको 8 ले सकता हूं, इसको 3 ले सकता हूं, इसको 7 ले सकता हूं. मतलब मैं Q1 चेंज कर रहा हूं. ओके, तो दैट इज व्हाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल Q1, राइट? व्हाट डू यू नो इज, चाहे वो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो या वो फोर्स का वैल्यू मिनिमम हो, मिनिमम या मैक्सिमम पे डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है. तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो एट मैक्सिमम और मिनिमम. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है. डेरिवेटिव ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो अगर आपको यहाँ पे x एक्सिस रखना है, यहाँ पे y है, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो यू नो डेरिवेटिव मतलब स्लोप m, दैट इज dy by dx, दैट इज tan of theta, that is 0. और स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी. ये पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स की बात करेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स या मिनिमम फोर्स उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1 जीरो होगा. तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फॉर फोर्स
टू बी मैक्सिमम, इस केस में मैक्सिमम बोला है तो मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दैट इज चार्ज Q1 इज 0. तो डेरिवेटिव लो इक्वल टू 0 लिखो, तो विच मीन्स you can equate, you can say derivative of Q1 force, ये आपके पास K Q1 Q minus Q1 by R square equal to 0 आएगा. K कांस्टेंट है आउटसाइड, R कांस्टेंट है आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ Q1, और ये जो Q1 इंटू Q है तो Q1 इंटू Q, ओके, माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये K by R स्क्वायर में शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो 0 हो जाएगा. Therefore you can say derivative of Q1 into Q with respect to Q1 minus derivative of Q1 square with respect to Q1 is 0. मतलब you can say Q constant है तो derivative of Q1 with respect to Q1 पहला टर्म माइनस Q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 times of Q1 equal to 0. Therefore you will get, अभी ये तो 1 हो गया, dQ1 by dQ1 is 1, तो Q equal to 2Q1, therefore Q1 equal to Q by 2. अगर Q1 Q by 2 है तो Q2 क्या था, Q minus Q1 था, तो ये आएगा Q minus Q by 2, मतलब ये भी आ जाएगा Q by 2. मतलब सिंपल चीज. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक चार्ज है और आप उस चार्ज को स्प्लिट कर रहे हो और एट सम डिस्टेंस रख रहे हो एक दूसरे से, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए फॉर अ गिवन डिस्टेंस चार्ज शुड बी इक्वली स्प्लिट. तो 10 कूलम होगा तो 5 और 5, राइट, 8 कूलम होगा टोटल चार्ज, तो 4 और 4, तो इक्वली स्प्लिट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने बोला कि एक चार्ज है, हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2 इज कैपिटल Q, मतलब Q2 इज Q minus Q1. फिर फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज K Q1 Q2 by R square, बट Q2 इज Q minus Q1. फिर हमने बोला कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए फोर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, चार्ज Q1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1 शुड बी इक्वल टू 0. फिर हमने डेरिवेटिव लिया है, सिंप्लीफाई किया है और हमको मिल गया Q1 इक्वल टू Q by 2, मतलब Q2 इक्वल टू भी Q by 2 ही आएगा, मतलब चार्जेस को इक्वली स्प्लिट करना पड़ेगा. अब ऐसे टाइप पे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेविटेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चन इनफैक्ट ओरली सॉल्व होता है अगर आपको बेसिक्स पता है तो. मेथड नंबर 2, दैट इज मेथड ऑफ लॉजिक. लॉजिकली स्पीकिंग हमें क्या पता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square, ये पता ही है, बट इन्होंने बोल दिया है कि डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि फिक्स डिस्टेंस है, therefore force is proportional to just Q1 into Q2. Force is proportional to Q1 into Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का प्रोपोर्शन हो गया. Now what we know is, अब देखो ऐसी बात है कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ 10 कूलम है, मान लेता हूँ, इट्स एन असम्पशन दैट टोटल चार्ज इज 10 कूलम. आपकी इच्छा, आप 10 लो, 8 लो, 6 लो, 5 लो, 4 लो, 3, आपके ऊपर रहता है वो. आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट एन एग्जांपल. ओके, सो आई विल मेक इट, लेट अस से आई मेक इट 8 कूलम्स. तो टोटल चार्ज 8 कूलम है हमारे पास, Q1 और Q2. मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ना चार्जेस को, तो मैंने Q1 1 रखा है तो बचा हुआ 7 यहाँ जाएगा, इसको 2 दिया है तो 6 जाएगा, इसको 3 दिया है तो ये आपका 5 आएगा, इसको 4 दिया है तो ये भी 4 आएगा, तो अगर इसको 5 दिया है तो यहाँ 3 जाएगा, टोटल 8 होना चाहिए, दैट्स इट. तो 6 2 7 1. प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट Q1 into Q2, look at product. 1 into 7 is 7, this is 12, this is 15, this is 16. तो 7 12 15 16 बढ़ रहा था, फिर वापस से कम हो गया 15 12 7. तो मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा. प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है, लुक हियर, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन यू हैव इक्वल चार्जेस. तो इसका मतलब टोटल चार्ज था आपके पास 8 का हाफ और हाफ, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू हाफ एंड हाफ होगी ऑफ द ओरिजिनल चार्ज, तब फोर्स मैक्सिमम होगा. तो देखो हाफ एंड हाफ, क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो गया.
तो कौन सा डेरिवेटिव क्या, कुछ नहीं, जस्ट बाय लॉजिक. तो बाय लॉजिक यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट. तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीज ग्रेविटेशन में भी काम में आती है, और आगे जाके आप देखोगे 2-3 एग्जाम्पल और इस टाइप के आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. 3 charges 4q, capital Q and small q are in a straight line in the position 0, L/2 and L respectively. The resultant force on Q will be 0 if. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे हमने एक चार्ज है which is 4q, एक दूसरा चार्ज है which is let's say कैपिटल Q, और एक चार्ज है स्मॉल q. इसका पोजीशन 0 है, इसका पोजीशन L/2 है, इसका पोजीशन L है. मतलब आपको डिस्टेंस तो मिल गया बेसिकली. सो यू ऑलरेडी नो डिस्टेंस बिटवीन 4q एंड कैपिटल Q इज L/2, डिस्टेंस बिटवीन 4q एंड स्मॉल q इज L, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज L/2 अगेन. So you already know the distances. This is L/2, this is L/2, and this total is L distance. इतना तो पता होना चाहिए. You know this already. Okay, तो ये आपको पता है. अब क्वेश्चन में बोला है फोर्स ऑन Q will be 0 if. तो ऐसा कर सकते हैं, मैं इसको बोलता हूँ लोकेशन नंबर A, लोकेशन नंबर B, लोकेशन नंबर C. आपको देना है नाम, दो, नहीं देना डजंट मैटर, आपके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट यू वांट टू डू, राइट. सो इट्स अप टू यू, इसको 1 2 3 बोलो तो भी चलेगा, राइट. तो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट 3, मतलब टोटल फोर्स ऑन Q चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, मतलब फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q, प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q. तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q, ये टोटल फोर्स है. दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल q. सो टोटल फोर्स ऑन स्मॉल q इज, ये टोटल फोर्स है, और ये 0 होना है ऐसा बोल रहे हैं, इट शुड बी 0, राइट. बट गिवन दैट F3 should be 0, है ना, टोटल चार्ज ऑन Q should be 0. Therefore you will have F31 plus F32 equal to 0. Okay, but force on 3 due to 1 is K Q1 Q3 by R13 square. Q1, what is charge at 1? That is 4Q. What is Q3? Small q. Distance कितना है दोनों में? L square. And force on 3 due to 2, मतलब force on this charge due to capital Q is K Q2 Q3 by R23 square. K, what is Q2? Q2 is capital Q, Q3 is small q. Distance कितना है? L/2 का square है, right? Correct? Okay. Therefore, addition of this is 0. Addition of this is equal to 0. तो addition ये 0 आएगा. तो लिखो ऐसा, F31 is K. What I'll do is I'll write down F31 equal to minus F32. ऐसा लिख लूंगा. And F31 is K. 4Q into Q is 4Q square upon L square minus F32 कितना है? K capital Q small q by L square by 4. L square cancel, ये और ये एक q cancel, k और k cancel, और then you will have 4q equal to minus 4 capital Q, क्योंकि ये 4 जो है नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ये ऊपर जाएगा, ये भी कैंसिल. Therefore capital Q is equal to minus small q. है क्या आंसर? हम ऑप्शन नंबर ए. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. टोटल फोर्स 0 होने के लिए, टोटल फोर्स ऑन स्मॉल q 0 होने के लिए हमको सिर्फ ये कंडीशन यूज करनी है कि टोटल फोर्स कितना है? F31 plus F32, है ना. मतलब फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू
4q and due to capital Q, इसका एडिशन 0 होना चाहिए. तो that's it. So you have to just write down forces equate and set it to 0. हो गया, क्वेश्चन खत्म. Then next question. A charge capital Q is divided into two parts, small q and capital Q minus q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be. ये तो अभी ओरली होना चाहिए. अभी क्या बोला है आपको, वही क्वेश्चन है. एक कैपिटल Q चार्ज है आपके पास, इसको आप डिवाइड कर रहे हो स्मॉल q में, और दूसरा एक आएगा Q कैपिटल Q माइनस Q. मतलब वापस से वही बात है, Q1 और Q2 ऐसा है. यहाँ पे सिर्फ Q1 कितना है आपके पास, स्मॉल q, और Q2 कितना है, कैपिटल Q माइनस Q. तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q कितना आएगा, मैंने पहले ही बता दिया. हमने क्या लिखा, हमने बोला कि अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है तो Q1 ये ओरिजिनल टोटल चार्ज बाय हाफ होना चाहिए, तो Q बाय 2 होना चाहिए, और ये भी Q बाय 2 होना चाहिए, right? Q1 and Q2 both should be Q by 2. But by the way, from here you have capital Q by small q equal to 2. ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया क्वेश्चन. देखो कहीं भी हमने फोर्सेस डेरिवेटिव्स कुछ भी नहीं लिखा. जस्ट बाय नोइंग कि एक चार्ज अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए उस चार्ज को इक्वली स्प्लिट करना पड़ेगा. यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू Q by 2 एंड Q by 2. तो वही बोल दिया इन्होंने. बोला है कि दो पार्ट्स कर दिए, एक स्मॉल q है, एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है. तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या आएगा, जब आपने कैपिटल Q को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, स्मॉल q मतलब Q1 आपका स्मॉल q है, तो ये ओरिजिनल चार्ज बाय 2 ही होना चाहिए फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम. मतलब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं थी. तो यू कैन जस्ट से फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, each charge should be equal to capital Q by 2. So small q is capital Q by 2. So capital Q by small q is 2. Option number 1 खत्म. Fourth question. An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8, infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन है. ओके, दिस इज ओरिजिन मान लो, फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 2 है, then you have distance 4 over here, then you have distance 8 over here, so on and so forth. तो 1, 2, 4, 8 ये ओरिजिन 0. ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज है, बाकी सब पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, so on so forth इंफिनिटी तक. तो टोटल फोर्स एट ओरिजिन कितना होगा, तो टोटल फोर्स एक्टिंग एट ओरिजिन कितना होगा. ओके, तो टोटल फोर्स एट ओरिजिन, टोटल फोर्स on 1 coulomb kept at origin will be, ये आएगा फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू चार्ज एट 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज एट 2 प्लस फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू चार्ज एट 4 plus force on origin due to charge at 8 plus so on so forth. तो ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है आपको. तो ओरिजिन पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, वन विच इज केप्ट एट हियर, दिस वन, दिस वन, दिस वन. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ठीक है,
Therefore, you will have F equal to, what is force? K Q1 Q2 by distance square. तो मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल Q 1 कूलम को, बाकी सबको स्मॉल q बोल देता हूँ. तो कैपिटल Q ओरिजिन पे जो चार्ज है वो, अगर एक स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो. यू कैन से चार्ज एट ओरिजिन, चार्ज एट 1, डिस्टेंस ओरिजिन to 1 point square plus k q0 q2 by r02 square plus k q0 q4 upon r04 square and so on. This is equal to, अब हमको पता है, what you know is k charge at origin को कैपिटल Q बोला है, q1 q2 q3 q4 इन सबको स्मॉल q बोला है मैंने, और r01 what is this distance? This distance is 1 square plus k capital Q small q upon what is this distance? 2, so 2 square plus k capital Q by small q, this distance is 4, so 4 square plus k capital Q small q by 8 square, so on so forth. Therefore, total force F is k common, q common, small q common, 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 8 square plus 1 by 16 square plus 1 by 32 square, so on and so forth. Okay, so you will have like this. ऐसा आता जाएगा. Now, मैं values आखिरी में substitute करता हूँ, so I will not put values as of now. This is 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64, so on. तो अगर आप रेशियो देखोगे 1 by 4 by 1 is 1 by 4, 1 by 16 by 1 by 4 is 1 by 4, 1 by 64 by 1 by 16 is 1 by 4, 1 by 128 by 1 by 64 is 1 by 4. तो बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. So this is GP, geometric progression with first term. So here you have 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64, so on and so forth, is a geometric progression with first term. First term को a से डिनोट करते हैं 1 और कॉमन रेशो 1 by 4. और आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सम अप टू इनफिनाइट टर्म्स, एडिशन ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए. You should know this. S infinity. So one homework for you, find out, just look at the formula, not find out, look at the formula. What is sum of first n terms in a geometric progression? अगर आपको sum of addition of first n terms of geometric progression पता है तो आपको infinity का भी पता है. Okay, तो okay, I'll tell you this, don't worry. तो आपको पता होना चाहिए this is equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. ये जनरल फॉर्मूला आता है. ओके, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अब देखो हमारे पास r क्या आया 1 by 4. हमारे पास टर्म्स कितने हैं? इन्फिनिटी है. तो r raised to n मतलब 1 by 4 raised to n मतलब r raised to infinity मतलब 1 by 4 raised to infinity मतलब 1 upon 4 raised to infinity. Okay, so 1 upon 4 raised to infinity. So you can say 1 upon 4 raised to infinity is 1 upon infinity. Because 4 raised to 1 is 4, 4 raised to 2 is 16, 4 raised to 3, 4 raised to 4, 4 raised to 5, 4 raised to infinity is infinity. And 1 upon infinity is 0. 1 upon infinity is 0. तो जब आप n की वैल्यू infinity डालते हो, r raised to infinity 0 हो जाता है. r raised to infinity becomes 0. मतलब ये टर्म यहां से गायब हो जाएगा. तो if you have infinite terms in geometric progression, अगर आपके पास geometric progression में infinite terms है तो ये r raised to 1 यहां से गायब
तो बचा सिर्फ यहाँ पे 1 into a, मतलब आपके पास बचा सिर्फ यहाँ पे a, और यहाँ से हटा देता हूं मैं. So what you have is s infinity, sum of infinite terms in a geometric progression as a upon 1 minus r. और हमारे geometric progression में a मतलब first term is nothing but 1 upon 1 minus r, 1 minus 1 by 4, right? So you will have this as s infinity as 1 upon 1 by 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, that is 4 by 3. So s infinity आपको 4 by 3 मिल गया. मतलब ये जो फोर्स आप फाइंड कर रहे थे, इसमें ये जो टर्म है आपके पास, है ना, दिस इज 4 by 3, 4 by 3. तो 4 by 3 आ गया. Therefore total force F will be K capital Q small q 4 by 3. तो अब आपको पता है K ये होता है 9 into 10 power 9 in SI units. Capital Q was 1 coulomb, small q was 1 microcoulomb, मतलब 10 power minus 6. 1s are 3s are, okay. तो 4 into 3 is 12, 10 power 9 और 10 power minus 6, तो 10 power 3, तो 12,000 न्यूटन का टोटल फोर्स आएगा. So you will have 12,000 Newton total force acting on charge at origin. Okay, तो geometric progression और ये सब चीजें you have to know, you should know, ये पता होना चाहिए आपको. And that is why I gave you this as an assignment yesterday, because I wanted you to at least try it out. तो geometric progression क्या होता है पता होना चाहिए, देख लो. Okay. Next question. 3 charges plus q plus small q and plus small q are placed at 3 vertices of a right angled isosceles triangle as shown. The net electrostatic energy of configuration is 0 if q is equal to. सबसे पहले I will label it. I will say 1, 2 and 3. Okay. अब right angled isosceles triangle है तो you should also know कि ये साइड a है तो ये साइड भी a है, और ये साइड हाइपोटेन्यूस है तो ये √2 टाइम्स ऑफ a है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया. आई हैव जस्ट अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम. नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 अगर होना है तो कैपिटल Q विल बी इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q. सबसे पहले यू शुड नो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज गिवन बाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. मैंने आपको बताया था इट इज U इक्वल टू K कॉम्बिनेशन Q1 Q2 by R12 प्लस Q2 Q3 by R13 प्लस R23 प्लस Q1 Q3 by R13. हो गया कॉम्बिनेशन. 1 2 1 3 2 3 हो गया, राइट. तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, है ना. तो U equal to K. What is Q1? Q1 is capital Q. What is Q2? Small q. R12. What is distance between R1 and 2? ये distance है A. Plus Q2. What is Q2? Q2 is small q. Q3 is small q. Distance is A. Plus Q1 is capital Q. Q3 is small q. Distance is √2a. ये total electrostatic energy है. But this is equal to 0. उन्होंने बोला this has to be equal to 0. But given U equal to 0 होना चाहिए. So therefore you can say this term should be equal to 0. Which means ये K तो वहां शिफ्ट करके 0 कर ही दिया मैंने. इसमें से क्या क्या कॉमन निकलता है वो भी देख लो. K स्मॉल q बाय a ये कॉमन निकलेगा. कैपिटल Q बचा, यहाँ पे एक Q बचा, और यहाँ पे कैपिटल Q बाय √2 बचा इक्वल टू 0. ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके 0 कर दिया. Therefore you will have कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q बाय √2
equal to minus q. Therefore you will have root, इसमें भी capital Q को common निकाल लो, 1 plus 1 by root 2 equal to minus q. Therefore you will have capital Q as root 2 plus 1 by root 2 equal to minus q. And therefore you will write down capital Q as minus root 2 times of q upon 1 plus root 2 minus root 2 q. अभी है, you will say there is, you don't have option here but you have it. ऑप्शन है लेकिन थोड़ा सा वो ऑप्शन सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लेट अस डू इट. तो ये हमारे पास ऐसा आया था. ओके, तो यू विल हैव कैपिटल Q इक्वल टू माइनस रूट टू Q अपॉन 1 प्लस रूट 2. हम रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हो गया आंसर. देयरफॉर यू विल हैव कैपिटल Q इक्वल टू माइनस 2Q अपॉन 2 प्लस रूट 2. है क्या? माइनस 2Q अपॉन 2 प्लस रूट 2 ऑप्शन नंबर बी हो गया. डन. So you just have multiplied and divided by root 2 here. That's it. Next question. In the rectangle shown below, the two corners have charges Q1 equal to minus 5 microcoulomb, मतलब यहाँ पे minus 5 microcoulomb है. Q2 equal to plus 2 microcoulomb. The work done in moving charge plus 3Q from B to A. यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास, so you have another charge, let's say sitting over here. तो यहाँ पे जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, उस चार्ज को आपको B से A लेके जाना है. तो वर्क डन कितना होगा? यू हैव टू ब्रिंग इट, यू हैव टू टेक दिस फ्रॉम हियर टू हियर. तो वर्क डन क्यों होगा? वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है ये -5 और +2 माइक्रोकूलम के फील्ड में है. तो क्योंकि -5 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज मूव होता है तो वर्क डन होता है. तो यू शुड नो दैट वर्क डन कैसे निकालोगे. You should know that work done is charge that you are moving into difference of potential between the 2 points. Between the 2 points, कौन से 2 पॉइंट? B और A. कौन से 2 पॉइंट? B और A. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां चार्ज रखा है वहां नहीं. कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो? 3 माइक्रोकूलम. कौन से 2 पॉइंट्स में मूव कर रहे हो? B से लेके A में. तो B और A में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा. दिस इज इक्वल टू Q VB माइनस VA या फिर VA माइनस VB. हाउ डू यू फाइंड आउट VA? व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A? पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या है? K Q बाय डिस्टेंस. ये जनरल फॉर्मूला है. दिस इज जनरल फॉर्मूला. लेकिन पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम, मतलब ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस A पॉइंट पे दूसरा चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा. रिमेंबर दिस थिंग. पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो? मेरे पास अगर एक चार्ज है Q, मुझे एक पॉइंट P जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम Q अगर पोटेंशियल निकालना है तो मैं बोलता हूँ K Q by R. अब अगर मेरे पास 2 चार्जेस होते और मुझे अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता तो मैं बोलता दैट टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकेंड चार्ज. तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ. A पॉइंट पे पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 विच इज इक्वल टू K. A पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इज Q1 बाय डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है? ये रेक्टेंगल है तो अगर इसको आपके ऊपर है, यू हैव टू बेसिकली से लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L.
मान लो L डिस्टेंस है, ओके, दिस डिस्टेंस L। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगा। You will not be able to solve this question if you don't understand this, okay? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ नहीं देना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखना चाहिए, ओके? और ये B है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, Q1 by L प्लस A पॉइंट पे ही पोटेंशियल ड्यू टू Q2, दिस विल बी K Q2 by distance which is breadth B, okay? So total potential at A will be K outside, okay, Q1 by L plus Q2 by B। मैं सॉल्व आखिरी में ही करता हूं, मैं वैल्यूज आखिरी में ही डालता हूं, तो मैं सिर्फ फॉर्म बना के रख रहा हूं यहाँ पे, दैट्स इट। पोटेंशियल एट B का भी सेम स्टोरी, B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2। तो K, okay, potential at B due to charge Q1 is Q1 by distance of point B from charge Q1। तो B पॉइंट का डिस्टेंस Q1 चार्ज से कितना है, तो ब्रेड्थ है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आ जाएगा, you will have K Q1 by breadth प्लस K B पॉइंट का डिस्टेंस Q2 से कितना है, लेंथ L। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल विल बी K आउटसाइड Q1 by B plus Q2 by L। This is total potential, therefore potential difference क्या आएगा आपके पास, VA minus VB। VA is K Q1 by L plus Q2 by B minus K Q1 by B plus Q2 by L। इसको सॉल्व करो, K कॉमन, Q1 by L plus Q2 by B minus Q1 by B minus Q2 by L, राइट? ये मिल गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना मूव कर रहे हो आप, 3 माइक्रोकूलम। तो पहले तो आपको ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा, you will have to find out this potential difference at the first place, you have to put values and solve for this। तो आपको यहाँ पे पहले तो वैल्यूज डालनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन बट यू हैव टू डू दिस, करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस हियर। तो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, पहले जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे, आखिरी में वैल्यू डालेंगे कि पहले दो टर्म से मैंने, मतलब जहां जहां पे L है वहां से L कॉमन निकाल लिया, 1 by L Q1 minus Q2 plus 1 by B Q2 minus Q1। तो K की वैल्यू आती है 9 into 10 power 9। Q1 था आपके पास -5 माइक्रोकूलम, Q2 था 2, तो -5 and -2 that is -7 माइक्रोकूलम अपॉन लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस Q2 is 2, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, है ना, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो प्लस 7 माइक्रोकूलम और नीचे है 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² मीटर। तो यहां से भी आप 9 × 10⁻⁹, ऊपर से आप 7 × 10⁻⁻6 और नीचे से 10⁻² कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बचेगा -1/15 प्लस 1/5, ऐसा बचेगा आपके पास। तो जो सिंप्लीफाई करना है वो कर लो। तो ये आ जाएगा 9 × 7 10⁻9 -6 दैट इज +3, और ये ऊपर जाएगा तो +5। ये आ जाएगा आपका 1/5 - 1/15, 1/5 - 1/15, तो ये आ जाएगा आपका 7 9s, तो 9 7s आपको पता होगा ये कितना होता है, 63 होता है ये, into 10⁻5, और इसको सोल्व करेंगे बाकी को, 15 - 5/15 × 5। So this is equal to nothing but equal to 63/75 into 10⁻6। सब सॉल्व करने के बाद ये आपको डेल्टा V मिल गया। Therefore work done is charge that you are moving into delta V। चार्ज हम मूव कर रहे थे 3 माइक्रोकूलम का, if I am not wrong, 3 × 10⁻⁻6
डेल्टा वी 63/75 है, इंटू 10 पावर +6 है, तो 3 1 जा 25 जा 63/25 is 2 point something, ये तो कैंसल कैंसल, तो 2 point something ऐसा आंसर आपको मिलना चाहिए। 2 point something जूल शुड बी वर्क डन, 2 point something जूल शुड बी वर्क डन, है क्या 2 point something जूल? यस 2.8 जूल। खत्म क्वेश्चन। 2.8 जूल इज द वर्क डन। फॉर्मूलाज आपको जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक इट इज डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि पोटेंट मतलब बेसिकली वर्क डन क्यों होता है। हमारे पास दो चार्ज थे, दो कॉर्नर्स पे, एक तीसरा चार्ज है, उसको मूव कर रहे हैं, लेकिन इमेजिन जो पहला चार्ज है यहाँ पे हमारे पास Q1 -5 माइक्रोकूलम, उसका फील्ड है यहाँ पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है जब आप चार्ज को मूव करते हो। और दूसरा चार्ज भी है, तो दूसरे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो जब 3 माइक्रोकूलम का चार्ज मूव होगा फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द fields of against the potentials of -5 microcoulomb and 2 microcoulomb. So by formula, work done is charge that you are moving into potential difference between the 2 points. कौन से 2 पॉइंट? जहां से आप चार्ज को मूव कर रहे हो, जहां पे रख रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पहले ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, लेकिन ए पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से होगा, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, और बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से होगा बिकॉज ऑफ 1 and 2। तो दिस इज द आइडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू equal charges are separated by a distance d. A third charge placed on a perpendicular bisector at distance x will experience maximum coulombic force when. तो आपके पास दो इक्वल चार्जेस है, you have two equal charges, okay, separated by some distance d. A third charge is placed at perpendicular bisector. तो this is perpendicular bisector at a distance x. तो यहाँ पे एक चार्ज था प्लस Q, यहाँ पे एक चार्ज था प्लस Q, यहाँ पे तीसरा चार्ज है कैपिटल Q मान लो, क्योंकि उन्होंने बोला है टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस टोटल डिस्टेंस इज d, ये टोटल डिस्टेंस d है, तो ये d/2 और ये d/2 हो जाएगा। एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द maximum force, है ना, for what a distance x there will be force which is maximum. तो सबसे पहले तो you need to understand directions. मैं काम करता हूँ, what I'll do is मैं इसको नाम दे देता हूँ because it will be easy for us. Let's say point number 1 and point number 2, point number 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। अगर ऐसा नहीं करना, you want to call 1, 2 and 3 तो भी चलता है, doesn't matter at all. अब इम्पॉर्टेंटली प्लस Q और प्लस कैपिटल Q सब पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन 3 मतलब फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट नंबर 1 इज रिपल्सिव। तो ये इसको धक्का मारेगा, गो अवे। दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये भी इसको यहां से धक्का मारेगा, गो अवे, रिपल्सिव फोर्स। So this is force on 3 due to 2. Okay, मैं अगर इसको थीटा मानता हूं, right? If I call this as theta and if I extend this line, okay, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है,
और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है। क्यों? जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू व्हाई। ऑब्वियसली ये थीटा है तो ये उसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये थीटा आएगा। और क्योंकि ये बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर तो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा ना, तो एंगल भी इक्वल होगा थीटा एंड थीटा, राइट। तो मैं सब नहीं दिखा रहा हूं, अगर सब दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ समझेगा ही नहीं। इन एनी केस ये जो फोर्स है आपके पास 3-1, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो F32 फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यू विल हैव टू कंपोनेंट्स, ओके। और यू शुड नो वन थिंग, अभी देखो यू आर एट अ स्टेज कि हम लोगों ने बहुत सारा प्रिपेयर किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बेसिक्स पता है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, करेक्ट। सो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस d/2 है। तो ये जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस, ओके। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करते हो तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये इक्वल ही आएगा। क्यों इक्वल आएगा? 1 और 3 चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q, 2 एंड 3 चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q, मतलब चार्जेस दोनों केसेस में सेम इन्वॉल्व है। F31 या F32 चार्जेस इन्वॉल्व आर सेम, है ना, है ना। जब मैं 3-1 मैं ये फोर्स निकालूंगा F31, तो चार्जेस क्या है? स्मॉल q कैपिटल Q। जब मैं F32 निकालूंगा तो चार्जेस क्या है? स्मॉल q एंड कैपिटल Q। तो चार्जेस सेम है, मतलब कम से कम इतना पार्ट का टेंशन नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस ही सेम आएंगे। इसका मतलब डिस्टेंस का भी टेंशन नहीं है। इसका मतलब इन शॉर्ट what you can say is force 3-1 and force 3-2 मैग्नीट्यूड वाइज, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। दे आर सेम, दे आर k स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं अगर r बोलता हूं तो ये नीचे r स्क्वायर आएगा। So let's call this as r basically, तो r स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा k q बाय x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। मैं फॉर द टाइम बिंग उसको r लिख रहा हूँ, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन से थे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे, मैं इसको f बोल रहा हूँ, f बोल रहा हूँ इसको मैं। ये था f साइन थीटा और ये भी था f साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए कैंसल आउट, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो f साइन से कैंसल आउट हो गए। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है f cos थीटा और ये भी है f cos थीटा। Just a minute, I don't want to make khichdi over here, so let me just shift it a little bit so as to get a better understanding. Okay, अब ये कंपोनेंट भी है f cos थीटा। तो नेट फोर्स, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन से? f sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट हुए? इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। Therefore net force is just due to vertical components। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं? f cos थीटा प्लस f cos थीटा।
एक्चुअली मैंने लिखना चाहिए F31 एंड F32, लेकिन F31 एंड F32 आर इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मतलब 2F cos थीटा, 2F, F आपने निकाला कि नहीं? यस, K Q by R square. What is cos theta? What is cos theta? Adjacent side upon hypotenuse, है ना? Cos theta, theta का adjacent क्या है? X, hypotenuse क्या है? ये R, this is hypotenuse. तो cos theta is X by R. मतलब ये आ गया 2K Q X by R cube. तो ये आ जाएगा 2K Q X upon R. R है आपका X square plus D/2 का square raised to half. This is R, लेकिन उसका क्यूब मतलब raised to 3/2. All right, ये आ गया net force. This is net force. Okay, right. अब नेट फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए ऐसा बोला है। फॉर व्हाट डिस्टेंस? देखो हमने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में फोर्स हमने मैक्सिमम हुआ था, लेकिन डिस्टेंस फिक्स रखा था। हमने बोला था फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, Q1 कितना होना चाहिए सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम। तो हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नहीं, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज लिया था यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स रखा था आपने, आप चार्जेस को स्प्लिट कर रहे थे। और ये जो केस है हमारा, ये उल्टा केस है। इस केस में आप लोगों को फोर्स मैक्सिमम चाहिए और पूछा है कितने डिस्टेंस के लिए, चार्ज नहीं, कितने डिस्टेंस के लिए। इसलिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, डेरिवेटिव of net force with respect to distance should be 0. With respect to distance should be 0. मतलब ये net force उठाओ, इसका डेरिवेटिव लो with respect to x, तो इसको इक्वल टू 0 बोलो। जो कांस्टेंट है सब बाहर, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट सब बाहर। d dx of x upon x square plus d/2 bracket square raised to 3/2 equal to 0. मतलब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। So you will have only this much equal to 0, क्योंकि ये सारा का सारा मैंने राइट हैंड साइड पे भेज के 0 कर ही दिया है ऑलरेडी। तो अब इसका डेरिवेटिव लो, इक्वल टू 0 करो। तो जब ये सॉल्व करोगे तो दिस इज द ओनली असाइनमेंट फॉर यू। मतलब मैं ये कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं ऐसे फंक्शंस के, यू शुड नो, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ सच फंक्शंस। ये आपको करते आना चाहिए। सो इफ यू डू दिस यू विल गेट x इक्वल टू प्लस माइनस d अपॉन 2√2। है क्या आंसर? यस, हमारे पास आंसर है इसका। तो डेरिवेटिव्स खुद को आपको करने हैं, you have to do it by yourself. Okay, good. So that's it. That's the end of electrostatics. So we'll stop here for today, and in the next session we'll start with current electricity.